द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 7 अध्याय 24 के अगले हिस्से पर पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था परिचय और क्रियाविधि। आज हम शुरुआत करेंगे जांच और उनके परिणाम के साथ। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य विचार, पदार्थ के स्रोत, रूप और विशेषता में सबसे पहले हम देखेंगे आकार और बनावट, मानसिक रॉड की आंतरिक संरचना, व्यवहार, फोटोसेंसिटिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और आखिर में हम देखेंगे रॉड के अन्य गुण। शुरुआत करेंगे मुख्य विचार के साथ। एक माध्यम द्वारा उत्सर्जित एक्टोप्लाज्म ऑपरेटरों द्वारा निर्मित और आकार दिया गया था। ऑपरेटर वे हैं जो इस घटना के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। एक्टोप्लाज्म, जैसे कि क्रॉफर्ड कहते हैं, रॉड के आकार का होता है। एक छोर पर ये रॉड माध्यम और दूसरे से टेबल, पैर या अन्य वस्तुओं से जुड़ी होती है। कनेक्शन का दूसरा छोर चूषण यानी सक्शन द्वारा आयोजित किया जाता है। मानसिक बल को तब टेबल, रॉड आदि को किसी भी भौतिक कनेक्शन के बिना किसी भी तरह से स्थानांतरित करने के लिए लागू किया जाता है, यानी हिलाने के लिए लागू किया जाता है। कुछ घटनाएं जो रॉड, फर्श, टेबल, घंटी आदि से टकराने के कारण होती है, विभिन्न अन्य शोरों के बीच खटखटाहट की आवाज है। पदार्थ के स्रोत। डब्ल्यू.जी. क्रॉफर्ड निश्चित है कि इस प्रक्रिया में न्यूनतम 2 पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो एक सियोंच रूम में होते हैं। ऐसी इकाई या एंटिटी जो मानसिक संरचना का एक मूलभूत हिस्सा बनती है और जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है, और यह भौतिक चीजों की अवधारण के बाहर है। हम इसे एक्स कहते हैं। एक अस्पष्ट, पारदर्शी और सफेद पदार्थ जो भौतिकता की प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ के समान है। यह मैटर ऊपर के एक्स के साथ मिलाया गया है ताकि मिक्स्ड एक्स भौतिक पदार्थ पर कार्य कर सके। जहाँ तक यह ज्ञात है, माध्यम से अधिकांश एक्टोप्लाज्म का निर्माण होता है। एक छोटा सा हिस्सा मौजूद कुछ या सभी से जोड़ा जाता है। ध्वनियों के उत्पादन में मैटर के 2 स्रोतों का उल्लेख किया गया है, एक जो माध्यम और सिटर से लिया गया है, अन्य जो केवल माध्यम से लिया जाता है। इस पर अधिक बाद के खंड में चर्चा की जाएगी। धुंधला करने की विधि की मदद से यह पता चला कि एक्टोप्लाज्म माध्यम के ट्रंक के निचले हिस्से से उत्सर्जित होता है और वापस उसी स्थान पर लौटता है। एक्टोप्लाज्म पैरों के रास्ते से आगे बढ़ता है, जूते में प्रवेश करता है, और जहां भी इसे जगह मिल सकती है वह स्टॉकिंग और जूते के बीच चलता है। यदि इसने अपने रास्ते के साथ कुछ डाई पकड़ी है तो यह इसे ऐसी जगह पर छोड़ देगा जहां डाई के गुजरने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। उदाहरण के लिए जहां पैर, मोजे और जूता एक दूसरे के बहुत करीब है। माध्यम के शरीर के साथ एक्टोप्लाज्म की गति पूरे शरीर में तीव्र मांसपेशियों के संकुचन के साथ होती है। शरीर के मांसल हिस्सों, विशेष रूप से शरीर के निचले आधे हिस्से में आकार में सिकुड़ जाता है। अब हम देखेंगे इसका आकार और बनावट। एक्टोप्लाज्म के ऊपर उठने के अलावा ऐसा माना जाता है कि एथेरिक पदार्थ माध्यम के शरीर से निकलकर पुनः माध्यम के शरीर में बह रहा है। यह शरीर का एक अंग से निकल के दूसरे अंग में प्रवेश करता है। कुछ प्रयोग संकेत देते हैं कि रॉड का मुक्त छोर मोटी और कुछ हद तक लोचदार परत या त्वचा से बना होता है। यह एक पतली जिगजैग फ्रेम में फैली हुई है। इस परत की लोच बहुत हद तक नहीं होती है। यदि बहुत अधिक खींची जाती है तो परत अलग हो सकती है। इस तरह से जिगजैग फ्रेम का पता चलता है। मानसिक रॉड सीधे या मुड़ी हुई हो सकती है। उन्हें कठोर स्थिति में हवा में निलंबित भी किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि वे स्वयं रहते हुए भी दृढ़ रह सकते हैं। अब हम देखेंगे मानसिक रॉड की आंतरिक संरचना।
ये मानसिक रॉड है, संभवतः पतले धागे का एक बंडल जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मानसिक शक्ति इन्हीं पतले धागे से यात्रा करती है। इससे पूरी संरचना स्टील की तरह ठोस हो जाती है। फिर इसे माध्यम के निकाय के अंदर लागू बलों द्वारा आवश्यकतानुसार गति में रखा जा सकता है। अब हम देखेंगे व्यवहार। यदि किसी भौतिक वस्तु को उसके कब्जे वाले स्थान के भीतर डाल दिया जाए तो वह मानसिक रॉड बिखर जाती है, क्योंकि संचार की लाइन बाधित है। हालांकि एक पेंसिल जैसी पतली सामग्री रॉड के ऊर्ध्वाधर भाग के माध्यम से बिना किसी व्यवधान में डाल सकती है। हालांकि अगर किसी भौतिक वस्तु को माध्यम और टेबल के बीच के क्षेत्र के माध्यम से रखा जाता है तो माध्यम शारीरिक रूप से घायल हो सकता है। अब हम देखेंगे फोटो सेंसिटिविटी। उसकी तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, संरचना पर टॉर्च के प्रभाव से माध्यम को झटका लग सकता है। झटका तब अधिक होता है जब संरचना तनाव में होती है। रॉड की ताकत प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है जो इसके संपर्क में है। प्रकाश के संपर्क में आने पर पत्थर का कठोर सिरा कुछ हद तक पिघल जाता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मानसिक छड़ी उच्च तनाव बिजली के कंडक्टर के रूप में कार्य करती है। इस तथ्य से यह अनुमान लगाया गया था कि एक इलेक्ट्रोस्कोप रॉड से छूने पर बिजली छोड़ सकता है। यह पृथ्वी को उस माध्यम के द्वारा बिजली जारी करता है जिसमें रॉड जुड़ी होती है। हालांकि अगर मानसिक छड़ी को घंटी सर्किट के टर्मिनलों के पार रखा जाता है तो घंटी नहीं बजती है। इसका मतलब है कि रॉड निम्न तनाव वाले करंट या बिजली में उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है। अब देखेंगे हम रॉड के अन्य गुण। डब्ल्यू.जी. क्रॉफर्ड ने क्ले और पुट्टी जैसे नरम पदार्थों पर रॉड द्वारा छोड़े गए छापों की तस्वीरें ली। छाप के माध्यम के स्टॉकिंग के निशान से समानता साझा करते हैं। यह सिर्फ बाहरी समानता है जिससे रॉड बनाया जाता है, उससे क्ले के ऊपर निशान नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए स्टॉकिंग का इस्तेमाल करके निशान लिया जाता है। मिट्टी पर रॉड का निशान इतनी अच्छी तरह से होता है कि लगता है जैसे कि गोंद जैसी सामग्री से स्टॉकिंग को कवर किया गया हो, कठोर किया गया हो और फिर मिट्टी पर अंकित किया गया हो। इसके अलावा मिट्टी पर मोजा और के निशान काफी अलग दिख सकते हैं। उदाहरण के लिए धागों के निशान को बदला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मोटा किया जा सकता है, कुछ हद तक ढका भी जा सकता है। इस तरह के सभी विचलन के बाद यह अभी तक पहचाना जा सकता है कि निशान एक मोजा कपड़े के हैं। इस प्रकार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। प्रारंभ में एक्टोप्लाज्म एक अर्ध तरल स्थिति में होता है जो कपड़े के छेद से बहता है और कुछ हद तक स्टॉकिंग के बाहर बच जाता है। एक्टोप्लाज्म प्रकृति में ग्लूटिनस और रेशेदार है और कपड़े के समान आकार बनाता है। यह स्टॉकिंग के आसपास से हटा दिया जाता है और रॉड के अंत के आसपास फिर से इकट्ठा होता है। मिट्टी पर एक प्रमुख छाप पाने के लिए पहले अधिक भौतिक पदार्थों को जोड़कर त्वचा को मोटा और अधिक मजबूत बनाया जाता है। यह मूल धारणा को विकृत या कुछ हद तक मिटा सकता है। इसी तरह उंगली की छाप एक मानसिक छड़ी द्वारा भी बनाई जा सकती है। वे सामान्य आकार से भिन्न होंगे। वे सामान्य उंगली के छापों की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट और सटीक रूप से कट जाएंगे। धुंधला करने की विधि द्वारा यानी स्टेनिंग मेथड द्वारा यह देखा गया है कि यह काफी मोटी है। स्टॉकिंग और अन्य कपड़ों की वस्तुओं पर इसकी फटने की क्रिया पर कार्रवाई की गई है। अक्सर लंबे धागे को पूरी तरह से बाहर निकाला जाता था और मोजा
से ले जाया जाता था और माध्यम के पैरों के पास रखे मिट्टी के पात्र में जमा किया जाता था। जैसे ही रॉड को माध्यम के शरीर से प्रक्षेपित किया जाता है, किसी पत्थर के सख्त सिरे को सॉलिडिफिकेशन या डीमटेरियलाइजेशन का स्थान जैसा होता है। इसलिए रॉड का अनुमानित अंत बारीकी से बुने हुए कपड़े या तार के जाल के 1 इंच के जाल के माध्यम से नहीं जा सकता है अगर इसे माध्यम से 1 से 2 इंच आगे रखा जाता है। यदि रॉड को माध्यम के शरीर के बहुत करीब रखा जाता है, तो रॉड का एक आंशिक मटेरियलाइजेशन हो सकता है और केवल सीमित मानसिक घटनाओं का अनुभव हो सकता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे वस्तुओं को हिलाने के लिए रॉड का उपयोग। धन्यवाद।